अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक साथी जुड़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। जुड़ गए दो तीन साथी। मेरी आपसे इल्तिजा है कि मेहरबानी करके आज मैं आपसे पहली मर्तबा कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप शेयर भी करते जाएं ताकि ये पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैले और अपने साथियों तक मेहरबानी करके ये पैगाम पहुंचाएं। मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। असल में मैं रास्ते में हूं, मेरी जम्मू में कुछ तारीखें हैं, वहां भुगतने के लिए आया हुआ हूं। तो दोस्तों, अभी सुबह सुबह एक कॉल आई और लोगों से बात हुई कि मेरे रिलेशन में ही एक नौजवान है ट्राइबल कम्युनिटी से, और जिनका ऊपर मैंने कैप्शन में लिखा है, मैं आपको बताई दिए देता हूँ कि ज़िला अनंतनाग के कुकरनाग तहसील की लारनू ब्लॉक है, जो आप सारे लोगों को बहुत चर्चा में रही पिछले दिनों, तो सबको याद है। लारनू ब्लॉक में एक जगह है राजकंग, और राजकंग के रहने वाले ये परवेज भाई हैं, जिनकी करीब करीब 30 साल से अंदर अंदर की उम्र है। दो बच्चियों के बाप थे और उनकी अहलिया जो हैं इस वक्त एक बच्ची पे बीमार भी हैं और प्रेग्नेंट हैं। तो ये परवेज भाई को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ क्योंकि मेरे रिलेशन में आते हैं, और ये ड्राइविंग का काम करते हैं, एक ड्राइवर हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। इनके वालिदैन हैं जो कि बहुत ही गुर्बत की हालत में अपना वक्त पास करते हैं और खाना बदोशी की जो है ज़िंदगी वो बसर करते हैं। तो हुआ ये साथियों की कल परवेज भाई कहीं काजीगुंड के लिए गए अपने यहाँ से। आज चूंकि खाना बदोशी का मामला है, मूवमेंट खाना बदोशों की जम्मू के लिए रवां दवा है, तो ये लोग गोपालपुरा में हैं, वहां से इनको निकलना था। बेसिकली मैंने आपको जो एड्रेस बता दिया है वहां के कुकरनाग के, और अभी गोपालपुरा में रह रहे थे खाना बदोशों को पालने की गर्ज से। और जब वहां से मूवमेंट का वक्त था तो किसी काम से, चूंकि परवेज भाई ड्राइवर भी हैं, तो किसी काम की गर्ज से काजीगुंड गए, और जैसे वापस आए रात को करीब करीब 9 बजे, तो नेशनल हाईवे को छोड़ के अंदर लिंक रोड आता है इस्लामाबाद अनंतनाग और काजीगुंड, जो नेशनल काजीगुंड को छोड़ के बीच में से शॉर्टकट एक रास्ता है, और अशीजीपुरा करके एक जगह है जहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप है। तो वहां से ये निकले, और निकलने के साथ ही इनको क्या हुआ कि आर्मी का सीआरपीएफ का कैंप था, शायद किसी सीआरपीएफ वाले ने, हालांकि तो वो अब पता नहीं क्या कहानियां बनाएगी सीआरपीएफ, तो उन्होंने शायद खुदा जानता है उनको उसको रोका या नहीं रोका। हालांकि वो बोलते हैं कि हमने रोका था, ये उनका स्टेटमेंट है, वर्जन है। लेकिन परवेज भाई को अगर रोका जाता, और वैसे आपको पता ही है कश्मीर में हमें दिन दिन 3-3 4-4 घंटे जो है सड़क पे खड़ा रखा रहता है और हम खड़े रहते हैं। तो किसी की क्या मजाल कि कोई आर्मी वाला, कोई सीआरपीएफ वाला किसी को इशारा करे रुकने के लिए और वो रुके नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है अब परवेज भाई तो हमें नहीं बता सकते, वो इस वक्त शहीद कर दिए गए हैं। तो हुआ ये कि वहां पे सीआरपीएफ कैंप पे वहां से गोलियों की बौछार हुई इनकी गाड़ी पे, और ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आ रहे थे जो इनकी खुद की नहीं थी, शायद जिस मालिक की गाड़ी चलाते हैं उसी की गाड़ी हो या किसी दोस्त की होगी। तो गोली जो थी उनके सर में लगी या बॉडी पे, जहां पे भी लगी, अब मैंने चूंकि अपनी आंखों से बॉडी नहीं देखी तो आई कैन नॉट कन्फर्म एनीथिंग उस टाइप की कोई भी बात। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो उसी वक्त जो थे शहीद हो गए, और उसके बाद इन्होंने रात को फिर बहुत सारे ट्वीट्स भी हुए, बहुत सारी इस पे थोड़ी बहुत बात भी हुई, और बताया गया कि झज्जर कोटली से एक जो है नौजवान को उसने नाका तोड़ा और आर्मी वालों ने उसको गोली मार दी। और ये असल बात ये है कि नाका तोड़ने की तो कोई जुर्रत करता ही नहीं है। मैं कल कठुआ तारीख पे गया हुआ था, और जैसे सांबा पहुंचा हूं तो वहां नाके वाली कोई बात नहीं थी, और सांबा कठुआ में कोई पूछता भी नहीं है आर्मी पुलिस को। तो जब मैं वहां से आया हूं, मैं ही ड्राइव कर रहा था दोस्त की गाड़ी, तो जैसे सांबा पहुंचा हूं तो नीचे से एक सड़क से आर्मी की गाड़ी आई है, और वो उसने इशारा किया है, और मतलब एकदम इतना सख्ती से इशारा किया है कि मुझे जहां था मैं वहां पे फुल स्पीड में होते हुए भी मुझे गाड़ी को वहीं पे बीचों बीच सड़क के रोकना पड़ा। तो कश्मीर की तो बात ही कुछ और है। कश्मीर में किसी की हिम्मत ही क्या हो जाएगी अगर कोई शख्स बोले कि आपको गाड़ी रोकनी है और आर्मी वाले के हुक्म पे उसकी तामील ना हो, ये तो सरे से ही झूठ बात है। तो अब हुआ यह है कि परवेज भाई को गोली मार दी गई और उनको शहीद कर दिया गया, और रात को उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब सुबह ये हुआ कि ये सारे लोग जो थे, वारिसैन जो थे, वालिदैन और बाकी रिश्तेदार जो थे, चंद एक रिश्तेदार इकट्ठे हो पाए। तो इनको पुलिस से फोन आया, आर्मी से फोन आया कि भाई आप फटाफट यहाँ पे कब्रिस्तान में पहुंचिए। तो ये लोग अब चूंकि गोपालपुरा में रह रहे हैं, फिर यहाँ नहीं, क्योंकि आबाई कब्रिस्तान इनकी वहीं पे राजकंग में है, जहाँ का मैंने आपको एड्रेस बताया।
दे टुक द डेड बॉडी, इन्होंने डेड बॉडी को साथ में लिया और एकदम से लेके वहां पे गए पुलिस, और इनको जबरदस्ती कहा कि आप जल्दी जल्दी आ जाइए अगर आपको लड़के का चेहरा देखना है, आखिरी अगर कोई रसूमात करना चाहते हैं तो आ जाएं, अदरवाइज ये इससे भी आप कासिर रह जाएंगे। तो फिर ये जब फैमिली वहां पे पहुंचती है, अब उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, उसकी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, कजन्स में होंगे, खून के रिश्तेदार हैं, तो वो उनमें से कोई भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन करीब करीब 7:30 बजे के बीच में ही इन्होंने, पुलिस ने, लारनू एसएचओ साहब और उनका जो अमला है, उन्होंने बहुत जबरदस्ती करके उनसे ये कहा कि आप फटाफट बहुत जल्दी करिए और इस लाश को दफनाइए। तो अभी इन्होंने कहा कि हमारे जो बहुत सारे रिश्तेदार हैं उनको तो आ जाने दीजिए बराए मेहरबानी, और हम इसको, इतना जल्दी आपको क्या पड़ी हुई है, जब हम वारिस हैं हम थोड़ा ठहर के कर लेते हैं, क्योंकि होता ऐसा ही है, अगर किसी की इत्फाकन भी मौत हो जाए, अब ऐसे भी मौत हो जाए, तो उसका ये होता है कि इंतजार कर लिया जाता है जो दूर के रिश्तेदार हैं वो आ जाएं, ताकि वो जनाजे में आखिरी रसूमात में शामिल हो पाए। तो अब पुलिस ने और मजीद आर्मी को कहा, मजीद आर्मी सीआरपीएफ वहां पे और आ गई, पुलिस भी बढ़ गई, और बहुत ज्यादा खाना बदोशों पे, इन ट्राइबल मुस्लिम्स पे प्रेशर आने लगा, और ताकि लोग जो लोकल वहां पे कश्मीरी हैं, बाकी जो गुजर बिरादरी वहां पे रहती है, उनमें से किसी को पता ना चले, और बहुत जल्दी इस लाश को जमीन के नीचे करने की कोशिश की गई। और बिल आखिर जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, उन सब के जो फोन थे उनके हाथों में वो सारे के सारे फोन जब्त किए पुलिस ने, और जबरन डेड बॉडी को उठा के, बाप रोता रहा, माँ रोती रही, उनकी वो अहलियां हैं जो बच्चे पे बीमार भी हैं, प्रेग्नेंट हैं, और वो उनको भी वो रोते चिल्लाते रहे कि हम इस वक्त दफनाना नहीं चाहते, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार पीछे हैं। तो इन्होंने जबरन उनसे सबके फोन छीने और बहुत धमकियां देके जो डेड बॉडी थी, जो शहीद का जनाजा था, उसे दफना दिया। और इस वक्त की हालत यह है कि बहुत सारे लोगों के फोन जो हैं पुलिस के पास जब्त किए हुए हैं, जो मेरे से बातचीत हुई है लोगों की। मैं बदकिस्मती से बहुत दूर हूं, मैं हो के भी क्या ही कर लेता। लिहाजा अब मेरी आप सारे लोगों से गुजारिश ये है कि ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपसे गुजारिश कर दी है कि एक साना किस तरह से पेश आया हमारे साथ, बहुत ही बदकिस्मत साना। रात को मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा का ट्वीट भी किया उन्होंने, शायद किसी और पार्टी के लोगों ने भी किया होगा, उनका भी शुक्रगुजार, लेकिन मैडम का शुक्रिया। लेकिन फिर से मैडम से भी मेरी बात हुई है, वो भी इस मसले को उठाएंगी, लेकिन मेरी आप सारे लोगों से गुजारिश है, जो पुलिस वाले हैं वहां पे, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये एक मासूम बेगुनाह और निहत्ते को जो था गोली मार दी गई, और उसके बदले में अब पता नहीं क्या कहानी बनाएगी आर्मी, क्या सीआरपीएफ कहानी गढ़ती है, कुछ स्टोरियां पता नहीं क्या बनाएंगी, जब बनाएंगी तो तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मामला था वो ये है कि जो मैंने आपको बता दिया। अभी की कंडीशन ये है, मैं एक और गुजारिश करता चलूं कि मैं गुजारिश करना चाहता हूं बिरादरी और उम्मत और तमाम सेकुलर गैर मुसलमानों से कि बराए मेहरबानी करके इस मसले में सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर जिस तरह से भी पॉसिबल हो इनका साथ दें, और जो मुलजिम है, जिस शख्स ने ये टारगेट किलिंग की है, माथे मतलब चलती हुई गाड़ी में, अगर तो उन्होंने नाका तोड़ लिया, मान लेते हैं कि नाका जानबूझ के तोड़ा और वो भाग रहे थे, तो फिर तो इस तरह से टारगेट किलिंग तो फिर नहीं हो। आप टायर में गोली मार सकते थे, आप दूसरे नाके पे गाड़ी को पकड़वा सकते थे, उस गाड़ी का नंबर रख सकते थे, आप उसका पीछा कर सकते थे। भाई साहब, आपका कश्मीर में क्या नहीं है आपके पास, और फिर उसको गोली मार देनी, उसके जिस्म में कमर से ऊपर उसको गोली मार देनी, सीने के बीच में या सर में गोली मार देना, ये तो सीधा सीधा टारगेट किलिंग है। तो मेरी आप सारे लोगों से गुजारिश है, बहुत हसास मसला है, एक तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेहरबानी करके इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, और थोड़ी वक्त में ही कुछ पॉलिटिकल लोगों की अल्लाह ने चाहा तो उनकी तरफ से भी बयानात आएंगे, और ट्विटर के ऊपर जो लोग हैं वो बहुत जोरों से इस कैंपेन को चलाइए। एक निहत्ते बच्चे को मार दिया है, इसी तरह से पहले भी और लोगों को मारा, हम चुप रहे और कुछ नहीं हुआ। मुझे भी पता है कि ये अब पुलिस हो, आर्मी हो, ये मुझे भी धरने की सोच रहे होंगे, मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे अरेस्ट भी कर लेते हैं तो भी बराए मेहरबानी इस पैगाम को आगे तक पहुंचाइए, और ये जो बच्चा है इसकी लड़ाई में शामिल होइए,
मेहरबानी करके इस मेरी आपसे गुजारिश है। और वहां के जो खड़पंच हजरात हैं, वहां के लीडरान हजरात हैं, इस बिरादरी के स्पेशली जो लीडरान हजरात हैं, जो आसिफा के वक्त में भी आसिफा का सौदा किए थे, आसिफा का जो था कत्ल बेच दिया था, उसकी असमत बेच दी थी, मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदा का वास्ता, अब आप, हमें पता है कि आप साथ तो नहीं देंगे, आपसे गुजारिश है कि आप साथ देने के लिए आ जाइए। लेकिन मेरी सुनने में ये खबर आ रही है, पता ये चल रहा है कि वो लोग अब पुलिस की तरफ खड़े होके, आर्मी सीआरपीएफ की तरफ खड़े होके चुपके चुपके कोशिश कर रहे हैं कि खानदान पे प्रेशर बनाया जाए, उनको पैसे का लालच दिया जाए, उनको नौकरियों का लालच दिया जाए। और मैंने इनसे, मेरी फैमिली से जो बात हुई थी, मैंने कहा अगर एसएचओ साहब लिख के दे रहे हैं, अगर एसएचओ साहब लिख के दे रहे हैं कि हाँ वाकई में हम जो है खलील भाई बारू साहब को शायद वीडियो की समझ नहीं आई, इसलिए वो हंसने वाले वो कुछ दे रहे हैं, उसके लिए आप ठीक कर लीजिए अपने कमेंट को। तो मेरी जब उनके वालिद से बात हुई, वो रो रहे थे और इनफैक्ट मैं भी रोने लगा, और जब मेरी मैडम से बात हुई मैं रोने लगा और मैडम भी रोने लगी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक साना है। आप सारे जो हैं उस फैमिली के दर्द में इस वक्त शामिल हुई। ये एक मासूम बच्चे को इन्होंने 30 साल से भी कम उम्र थी उनकी, और दो बच्चियां जो हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियां 2 रह गई हैं, और अभी उनकी अहलिया जो है वो भी एक बच्चे पे जो है बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं। मेरी आपसे तमाम सारे साथियों से गुजारिश है कि बिरादरी के जो खड़पंच हजरात अब इस मसले को भी बेचना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आपको खुदा का वास्ता आप किसी और मसले पे सौदा कर लीजिएगा, इस मसले पे इंसाफ होने दीजिएगा। और हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है, इस वीडियो को मेहरबानी करके दोस्तों इस पैगाम को फैलाइए। थोड़ी देर बाद परवेज भाई का फोटो सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, उसको अपने डीपी बनाइए और जिस तरह से भी हो सकता है उसका साथ दीजिए, और डिमांड कीजिए कि जिस बंदे ने, जिन लोगों ने इस परवेज भाई को गोली मारी है, उन बंदों को जेल के अंदर भरा जाए, इबरतनाक सजा दी जाए, और दूसरे नंबर पे एक्स ग्रेशिया दिया जाए, क्योंकि बाप का इकलौता सहारा था। ये जवान बच्चा था, अपने बाप को पालता था, माँ को पालता था, बच्चों को पालता था, बहन भाइयों का सहारा था, और उसको खत्म कर दिया इन्होंने। एक ही दिया था जो बुझा दिया इस खानदान का। और उसके बाद जो है इसके खानदान में इसका जो कोई छोटा भाई हो, उसको जो है नौकरी मिलनी चाहिए। ये सब चीजें तभी होंगी जब आप सारे लोग साथ देंगे। आज अगर उसका परवेज भाई का साथ नहीं देंगे, वालिद साहब से मेरी बात हुई तो वो बात करते हुए बोल रहे थे कि बेटा मेरी आवाज बंद हो रही है, और इस वक्त मेरी भी आवाज बंद हो रही है। हम सब की आवाज बंद होनी चाहिए परवेज भाई के लिए, नहीं तो यकीन मानिए कल हमारे लिए किसी की आवाज बंद नहीं होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और परवेज भाई के दुख में शामिल हुई है। और मेहरबानी करके जब तक मैं इस मसले पे हूँ, जिंदा हूँ, तो मैं इस मसले पे इंशाल्लाह लड़ूंगा, खड़ा रहूंगा। जिस हद तक भी पॉलिटिकली कोर्ट के जरिए अदालत में जाके जिस तरह से भी इस केस को लड़ना होगा, हम सारे लोगों को लड़ना चाहिए। और बिल आखिर अगर ये लोग मुझे अरेस्ट भी कर लेते हैं, जब तक अंदर रखते हैं तब भी लड़ेंगे, जब बाहर आए तब भी लड़ेंगे। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि जो कुछ लोग बेचना चाहते हैं इस केस को, इस मसले पे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, माल कमाना चाहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपना रसूख मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग इतने परेशान हो जाएं कि वो इस मसले में अपनी गंदी सियासत न कर पाएं। आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली अपडेट जो होगी इंशाल्लाह जब भी होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।